हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनट की लाइव क्लास में। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का चौथे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको संबंधों के प्रकार पर आधारित कुछ प्रश्न करवाऊंगा। उसके अलावा बच्चों मैं आपको फलन क्या होता है तथा कैसे हम फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर निकालते हैं, और यदि हमें किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो एक तरीके से बच्चों हम 12वीं क्लास के टॉपिक संबंधों के प्रकार पर आधारित प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम फलन, जो कि आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, उसका रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है उसका। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अच्छा हूं बच्चों, आप कैसे हो? काफ़ी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खुशी गुप्ता, दीपक, अश्विनी, अंशिका, सत्यम, जतिन, ऋषभ, कालू। बेटा, आज की आपकी जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम संबंधों के प्रकार पर प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, और यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 40% चांस है बच्चों इस अध्याय से संबंधों के प्रकार पर आधारित प्रश्न के आने के। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक होकर आज की क्लास को देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो कालू ने ज्वाइन कर लिया, ऋषभ ने ज्वाइन कर लिया, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, शुभम ने ज्वाइन कर लिया, यसीन ने ज्वाइन कर लिया, हेमराज ने ज्वाइन कर लिया, सचिन यादव ने ज्वाइन कर लिया है, ऋतिक मौर्य ने ज्वाइन कर लिया, मानसी ने ज्वाइन कर लिया, काफ़ी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं आपकी आज की क्लास को। तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस अध्याय में समुच्चय के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको 11वीं क्लास में समुच्चय में आपने जितना कुछ पढ़ा, और हमारे 12वीं क्लास के लिए जो जो महत्वपूर्ण है उस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा मैंने बच्चों आपको संबंध के बारे में बताया। अब संबंध की मैंने आपको सबसे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बताया। उसके पश्चात मैंने आपको संबंध के बारे में बताया कि संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर के बारे में बताया। उसके पश्चात बच्चों मैंने आपको संबंधों के प्रकार बताए थे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं फलन को। तो फलन में सबसे पहले हम समझेंगे कि फलन होता क्या है। इसके पश्चात फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर कैसे निकालते हैं। सर, ऐप पर कैसे देखें? बेटा, हमारा डाउटनट का जो ऐप है उसमें क्लास 12th पर जाइएगा, कक्षा 12 पर। कक्षा 12 में आपको मेरी क्लास चलती नजर आ जाएगी। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप रिपीट कर दें। ओके बेटा, आज मैं आपको वैसे भी रिवीजन भी करवाऊंगा उनका। ठीक है, तो आप घबराइए मत। ठीक है, ओके। तो देखो, फलन में फलन क्या होता है ये देखेंगे हम, फिर उसके बाद फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर देखेंगे। उसके पश्चात फलन कौन कौन से प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम फलनों का संयोजन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रतिलोम फलन के बारे में बात करेंगे। ओके, इसके बाद बच्चों हम इस अध्याय के आखिरी टॉपिक द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये अध्याय चलने वाला है। अब आज की क्लास में सबसे पहले तो बच्चों हम संबंधों के प्रकार पर आधारित प्रश्न करेंगे। उसके पश्चात हम फलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर निकालना सीखेंगे, तथा फलन का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों सबसे पहले संबंध को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आज की क्विज भी करेंगे। आज बच्चों हम काफ़ी सारे क्विज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं संबंध के साथ कि संबंध क्या होता है।
तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर ए से बी में कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। अर्थात जो आर होता है वो उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, जिसमें समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से जुड़े होते हैं। उसे बच्चों हम संबंध कहते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे उदाहरण बताए भी थे। जैसे मान लो मेरे पास एक संबंध आर लिखा गया है जिसमें हमारे पास क्रमित युग्म है ए कॉमा बी के रूप में, ठीक है, जहाँ पर ए और बी हमारे ए के समुच्चय ए के अवयव हैं, ठीक है, और ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर है मेरे पास 2 के, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? एक संबंध है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर समुच्चय ये ए से ए में एक संबंध है, ठीक है, कहाँ से कहाँ में? ए से ए में। तो यहाँ पर देखो समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो समुच्चय ए के अवयवों से ही जुड़े हुए हैं। किस संबंध से? इस संबंध से कि दोनों का योग 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? एक संबंध है, ठीक है। अब संबंध का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो संबंध में जो आपके क्रमित युग्म आ रहे हैं ना, इन क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को हम संबंध का प्रांत कहते हैं और द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम संबंध का परिसर कहते हैं। और यदि आपका कोई संबंध ए से बी में परिभाषित है तो इस बी समुच्चय को हम संबंध का सह प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है संबंध का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। प्रांत क्या होता है? संबंध में उपस्थित क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, और परिसर होता है क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। सह प्रांत होता है समुच्चय बी। ओके बच्चों, सत्यम बेटा मैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताऊंगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में भी बच्चों मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। ओके, क्लियर यहां तक? यहां तक प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आज हम बहुत क्विज करने वाले हैं, तो आज हम क्विज करेंगे। उससे पहले मैं आपको संबंधों के प्रकार और बता देता हूं कौन कौन से प्रकार हमने बात की थी। तो देखो संबंधों का पहला प्रकार था रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध होता है बच्चों एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो, अर्थात एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा हो, उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सार्वत्रिक संबंध को। अब ये एक ऐसा संबंध होता है जिसमें सारे के सारे क्रमित युग्म होते हैं, अर्थात इस स्थिति में बच्चों जो आर होता है, जो बच्चों हमारे पास आर होता है वो ए क्रॉस बी के बराबर होता है, यदि आर हमारा ए से बी में संबंध हो तो, ठीक है। यहां पर आर बराबर ए से बी के बराबर होता है। हाँ बेटा ये फ्री क्लास है, फ्री क्लास है बेटा, ये रौनक बेटा फ्री क्लास है, ठीक है बच्चों। मैंने अभी पुरानी क्लास का रिवीजन किया है, ठीक है। अभी मैंने कुछ बच्चों नया नहीं बताया, अभी मैंने पुरानी क्लास का रिवीजन किया है, ओके। अच्छा, इसके पश्चात मैंने आपको तत्समक संबंध के बारे में बताया। तो तत्समक संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव स्वयं से ही जुड़ा हो, उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध को व्यक्त किया जाता है आई ए से, यदि वो ए से ए में संबंधित हो, ठीक है।
इसके पश्चात हमने सहतुल्य संबंध देखा, सममित देखा, संक्रामक देखा और तुल्यता संबंध देखा। अब इन चारों के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, उससे पहले बच्चों हम लोग क्विज कर लेते हैं। ठीक है, एक क्विज आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है तो क्विज का टाइम आ गया है। ठीक है, तो क्विज करते हैं अब। तो ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? संबंध r बराबर x, 1 y, 2 z, 3 का प्रांत है। आपको इसका प्रांत बताना है, प्रांत क्या होगा। तो बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ बेटा, होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, घबराओ मत आप। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो संबंध आर क्या है? संबंध आर है हमारे पास x, 1, y, 2, z, 3। ये है बच्चों हमारे पास आर। अब मैंने आपको बताया संबंध का प्रांत होता है क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो यहाँ पर देखो प्रथम घटक क्या है? x है, y है और z है। तो इनका जो समुच्चय बनेगा, इनका बच्चों जो समुच्चय बनेगा वही आपका r का प्रांत होगा। क्या होगा बच्चों? वो आपका r का प्रांत होगा। ठीक है, तो r का प्रांत क्या हो जाएगा? x, y, z। कौन सा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा? C विकल्प। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे। अब बच्चों जिन बच्चों को YouTube पे दिख रही है वो YouTube पे देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर बच्चों ये। अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज की सेकंड क्विज पर। लगातार बच्चों आज हम 2 क्विज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्विज देखते हैं। तो तैयार हैं सही बच्चे सेकंड क्विज के लिए? तैयार हैं? तो ये लीजिए बच्चों आपकी आज की सेकंड क्विज। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में a, b r है बराबर है a, b, जहां पर a बराबर है b-2 के, जहां पर b का मान 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त एक संबंध है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है 2,4 संबंध R में होगा, दूसरा विकल्प है 3,8 संबंध R में होगा, तीसरा विकल्प है 6,8 संबंध R में होगा, चौथा विकल्प है 8,7 संबंध R में होगा। तो बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं हम कौन सा आंसर सही होगा। तो काफ़ी बच्चों का ए आंसर है और काफ़ियों का सी आंसर है। 40% का ए आया है, 60% का सी आया है। तो बी और डी तो नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गए। अब बच्चों आपने ना एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी का मान यहाँ पर कितना है? 4 है भाई। तो ये कट जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन सही लिखा है, जिन बच्चों ने, उनका गलत है। ए सही नहीं होगा, सही होगा बच्चों सी। ठीक है, अब देखो ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर देखो बी क्यों सही नहीं हुआ? बी सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप बी बराबर यहाँ पर 8 रखोगे तो 8 - 2 बराबर 6 होता है। तो ए का मान 6 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये कट जाएगा। अब 6,8 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया। यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप b बराबर 7 लोगे तो 7 - 2 बराबर 5 होगा। तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर? क्लियर प्रत्येक बच्चे को कि क्यों सी ऑप्शन सही है? क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं संबंधों के प्रकार पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, तो पहले मैं आपको संबंध को एक बार रिवाइज करा देता हूं। कौन कौन से संबंध थे उनको रिवाइज करा देता हूं,
उसके पश्चात हम संबंधों के प्रकारों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यदि हमारे पास किसी संबंध में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स करे आपके संबंध आर में, तो बच्चों इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। नाम से पता लग रहा है स्वयं के तुल्य होना चाहिए, मतलब स्वयं के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो स्वयं के बराबर है तो उस संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियरली ये समझा दिया था कि स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों मैंने आपको सम्मित संबंध के बारे में बताया। अब सम्मित क्या होता है? देखो आप लोग घर में दर्पण के सामने खड़े होते हो, अपने आप को देखते हो, तो आप दर्पण के अबाउट में सम्मित हो, आपका चेहरा पीछे भी वैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सेम चीज बच्चों यहां पर होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर यदि किसी संबंध आर में ए कॉमा बी कोई अवयव दे रखा है तो उस संबंध आर में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। यदि बच्चों ये हैं तो इसका मतलब वो एक सम्मित संबंध है। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों हमने संक्रामक संबंध देखा। अब संक्रामक संबंध क्या होता है? तो मान लो बच्चों मेरे पास कोई संबंध आर है जिसमें ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी है। ठीक है, बी कॉमा सी भी आपका आर में है। ठीक है, तो संक्रामक कहता है हमसे कि ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। यदि बच्चों ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है और उसके बाद ए कॉमा सी भी आर में हो, तो संबंध आपका संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, सम्मित मतलब विलोम नहीं होता बच्चों, सम्मित मतलब विलोम नहीं होता। ठीक है, अब एक होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हम लोग बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रति सम्मित संबंध। क्या बोलते हैं? प्रति सम्मित संबंध। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये बच्चों एक ऐसा संबंध होता है जिसमें यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स करे आर में, तो बी कॉमा ए आर में बच्चों तभी होगा जब ए बराबर होगा बी के। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को हम प्रति सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है, यदि ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए आर में हो यदि, तो ए बराबर बी होता है। ठीक है, इसे हम प्रति सम्मित संबंध कहते हैं। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है आपके पास स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, अब अगला है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में 4 अंक में इसके बारे में पूछा जाता है। अब कोई संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? जब दिया गया संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। यदि हमारा संबंध ये तीनों की तीनों है तो संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। ओके, तो ये थे आपके संबंधों के प्रकार। अब बच्चों मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ दिया गया संबंध स्वतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, तुल्यता है या नहीं है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? संबंधों के प्रकार की जांच करनी पड़ेगी। अब यहां पर बच्चों आपको एक ही चीज देखनी है कि कोई भी संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सब जगह होना चाहिए। यानी कि हां के लिए तो क्या होना चाहिए? सब जगह पर होना चाहिए। और यदि बच्चों स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक नहीं है तो उसके लिए आपको केवल एक उदाहरण देना है। ठीक है, केवल आपको एक उदाहरण देना है।
यदि आपने कोई भी एक ऐसा उदाहरण दे दिया जिस पर दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं हो तो वह स्वतुल्य नहीं होगा संबंध, सम्मित नहीं हो तो वह संबंध सम्मित नहीं होगा, संक्रामक नहीं हो तो वह संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो केवल आपको एक गलती निकालनी है उसके अंदर। मैंने आपको बताया ना पिछली क्लास में कि मान लो आपकी किसी दोस्त से ज़्यादा बन नहीं रही है, आप उससे दोस्ती खत्म करना चाहते हो, तो आप उसकी केवल एक गलती निकालते हो, उसके बाद कह देते हो भाई तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तो सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर भी होती है, हमारी भी इनसे नहीं बनती है। क्यों? बिकॉज ये हमें परेशान करते हैं, पेपर में आते हैं, तो हम कहते हैं हम तुम में केवल एक ही गलती निकालेंगे, और एक गलती निकल गई तुरंत हम बोल देंगे कि तुम स्वतुल्य नहीं हो, सम्मित नहीं हो, संक्रामक नहीं हो। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके से हम संबंधों के प्रकारों की जांच करते हैं। अब बच्चों इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक उदाहरण है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था। क्या है? माना T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। अब संबंध R है जिसमें T1, T2 के रूप में क्रमित युग्म है, जहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है ये। ठीक है। तो आपको बच्चों ये सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता है इसका मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ये हमें यहाँ पर चेक करना है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले बारी है स्वतुल्य की। अब स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है? स्वतुल्य के लिए जरूरी है स्वयं का स्वयं के साथ होना। मतलब क्या T1, T1 क्या बच्चों T1, T1 R में है? ये मुझे बताओ। इसका मतलब क्या T1 त्रिभुज के सर्वांग सम है? अब सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? तो बच्चों वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं जिनके माप व आकार समान हो। अब पहली बात तो दोनों की दोनों त्रिभुज हैं, दूसरी बात दोनों एक ही त्रिभुज है। तो दोनों एक ही त्रिभुज है तो एक तो सर्वांग सम होंगे ही ना भाई। एक ही त्रिभुज है तो वो खुद के तो सर्वांग सम होगा ही, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये संबंध स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य तो है। ठीक है। अब बात करते हैं सम्मित की। तो सम्मित में क्या होता है? सम्मित में यदि A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। अर्थात यदि T1, T2 R में है तो T2, T1 भी R में होना चाहिए। अब चेक करके बताओ कि T2, T1 R में होगा या नहीं होगा। तो देखो T1, T2 R में है, इसका मतलब T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के सर्वांग सम है। अर्थात दोनों के माप बराबर हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक T1 त्रिभुज है और ये मेरे पास एक T2 त्रिभुज है। अब ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है। तो मान लो ये भुजा 5 की है तो ये भुजा 5 की होगी, ये 4 की है तो ये 4 की होगी, ये 6 की है तो ये 6 की होगी। ठीक है। इस प्रकार से होंगे। अब यदि बच्चों ये दोनों त्रिभुज T1 और T2 सर्वांग सम है तो T2 और T1 भी सर्वांग सम होंगे। बात तो एक बराबर ही है भाई। मैं T1 T2 कह लूँ चाहे T2 T1 कह लूँ, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये भी R में होगा। तो ये भी बच्चों क्या है? सम्मित है। ठीक है। दिया गया संबंध सम्मित है। देखो T1, T2 R में है, इसका मतलब है कि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब ये भी R में हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं संक्रामक की। सम्मित तो हो गया, संक्रामक की बात करते हैं। अब संक्रामक में क्या करते हैं? संक्रामक में यदि T1, T2 R में हो तथा T2, T3 भी R में हो तो हमें ये चेक करना है कि क्या T1, T3 भी R में है या नहीं है। ठीक है। तो देखो T1 और T2 R में है, इसका मतलब T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के सर्वांग सम है। और ये कह रहा है कि T2 त्रिभुज T3 त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब T1 T2 के सर्वांग सम और T2 T3 के सर्वांग सम। देखो बच्चों आपको सर्वांग सम आकृतियों की पहचान करने का एक तरीका यह भी बताया गया होगा कि वो एक दूसरे को ढक लेती है। ठीक है। अब T1 कोई त्रिभुज है
वो T2 के सर्वांग समय, इसका मतलब T1 ने T2 को ढक लिया। जैसे कि मान लो ये मेरे पास T1 था, ठीक है, ये मेरे पास T1 था, ठीक है, और ये मैंने रेड से बनाया T2 को, ये मेरे पास T2 है, इसको ढक लिया, ठीक है, ये T2 हो गया। अब मान लो एक त्रिभुज है T3, ठीक है, अब T2 और T3 भी सर्वांग समय, मतलब T2 को T3 भी ढक रहा है, तो यहां पर हमने T3 बना दिया। तो बच्चों बताओ मुझे, क्या T1 ने T3 को ढका या नहीं ढका? बिल्कुल ढक लिया। इसका मतलब T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। तो T1, T3 बिलोंग्स टू हो जाएगा R के। इसका मतलब ये संबंध संक्रामक भी है, ये संबंध बच्चों संक्रामक भी है, ठीक है। अब चूंकि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध। देखो मैंने जो ब्लैक से बनाया वो T1 था, जो रेड से बनाया वो T2 था, और जो ब्लू से बनाया वो T3 था, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया। ओके बच्चों, बच्चे पूछ रहे हैं T3 कहां से आया? बेटा T3 एक तीसरा त्रिभुज है। देखो यहां पर दिखा हुआ है ना कि T किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है, तो इसी में से मैंने 3 त्रिभुज लिए हैं, T1, T2, T3। तो T1, T2, T3 जो है ना वो T में से ही लिए गए हैं, T समुच्चय में से लिए गए, ठीक है। क्लियर बच्चों, क्लियर? अरे बेटा ये तो केवल R परिभाषा के रूप में दिया गया था कि भाई R में क्रमिक इस तरीके से है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि केवल 2 ही हैं, T1 और T2, T3 भी है, ठीक है। ये 3 त्रिभुज लिए गए हमने। ओके बच्चों, ओके, क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए हमारे पास समुच्चय A है जिसमें अवयव हैं 0, 1, 2, 3 और A में एक संबंध R निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। अब आपको ये बताना है कि R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है, क्या R है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, अब स्वतुल्य के लिए प्रत्येक A के लिए A, बिलोंग्स टू R होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो A में 0 है तो 0, 0 R में होना जरूरी है। क्या है? बिल्कुल है। तो 0, 0 R में है। अच्छा, 1, 1 भी R में होना जरूरी है। क्या है R में? 1, 1 भी है। 2, 2 भी R में होना जरूरी है। क्या 2, 2 R में है? बिल्कुल है। और कौन सा अवयव है? 3। तो 3, 3 भी R में होना जरूरी है। क्या ये R में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये दिया गया संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। अब बात करते हैं सम्मित की। तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि स्वतुल्य वाले अवयवों पर तो संबंध सम्मित होता ही है, आपको उसके अलावा जो अन्य अवयव दे रखे उन पर जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0, 1 दे रखा है, तो 0, 1 R में है, तो इसका मतलब 1, 0 भी R में होना चाहिए। क्या है R में? देखो 1, 0, 0, 1 है तो 1, 0 है, तो यहाँ पर है सम्मित। अच्छा, एक अवयव दे रखा है 0, 3। देखो ये वाले अवयव तो मेरे कट जाएंगे, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये अवयव तो मेरे हट जाएंगे, ठीक है। अब 0, 1 के लिए मैंने चेक कर लिया, बारी है 0, 3 की। तो 0, 3 के लिए देखते हैं। 0, 3, 0, 3 बच्चों R में है, तो इसका मतलब 3, 0 भी R में होना चाहिए। क्या R में है? 3, 0 R में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसके लिए भी ये बच्चों सम्मित है, ठीक है। 0, 3 भी आ गया। अब क्या बच गया हमारे पास? कुछ नहीं बचा, सारे के सारे आ गए। देखो 1, 0 तो 0, 1 होना चाहिए, वो है। 3, 0 है तो 0, 3 होना चाहिए, वो है, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दिया गया संबंध सम्मित है। तो इस तरीके से बच्चों हम जांच करते हैं सम्मित की, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम
सममित की जांच करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों संक्रामक की, कि दिया गया संबंध संक्रामक है या फिर नहीं है, उसकी जांच करते हैं। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखो यहां पर आपके पास 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, इनको तो छोड़ दो, 0,1 है, 1,0 है, तो 0,0 होना चाहिए, बिल्कुल है। 0,1 है, इसको छोड़ो। अच्छा 0,3, 3,0 है, तो 0,0 होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, 3,0 है, 0,3, तो 3,3 होना चाहिए, वो भी ठीक है। इसके लिए भी ठीक है। 0,3 है, 3,3 है, तो 0,3 होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो देखो कोई ऐसा अवयव है क्या जिस पर ये संक्रामक ना हो? बताओ मुझे बच्चों। देखो यहां पर 1,1 है और क्या कह रहे हैं बच्चों 2,2। अरे बेटा ए और बी बराबर बी, संक्रामक क्या होता है यार, आपने समझा ही नहीं। संक्रामक होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो। आपने बच्चों जो उदाहरण दिया है उसमें चेक करो क्या बी और बी बराबर हैं क्या? सत्यम बेटा आपके में बी और बी बराबर नहीं है। आपने पहले वाले में तो ले रखा है 1 बी का मान और दूसरे वाले में ले रखा है 2। ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने गलत उदाहरण दिया है। तो सोच के बताइए बच्चों जल्दी से मुझे कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हम ये सिद्ध कर दें कि ये संक्रामक नहीं है? तो आप पाओगे कि ऐसा कोई भी उदाहरण यहां पर नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है। सब पर बच्चों ये क्या है? संक्रामक है। सब पर ये संक्रामक है। हाँ है नहीं है। कैसे? अरे बेटा देखो 1,0 और 0,3 आ रहा है, इसको लेके देखो। किसको? 1,0 और 0,3 को। तो 1,0 आर में है, 0,3 आर में है, तो इसका मतलब 1,3 आर में होना चाहिए। बट क्या यहां पर है मुझे बताओ, क्या 1,3 आपको आर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मिल गया ना एक उदाहरण, है ना? तो इस तरीके से बच्चों आपको ढूंढना है, इस तरीके से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखो स्वतुल्य और सममित तो पता लगाना बहुत आसान है, वो तो हम पता लगा लेते हैं। दिक्कत आती है बच्चों को संक्रामक में। ठीक है, संक्रामक में उनको दिक्कत आती है, संक्रामक में उनको पता नहीं लगता कि दिया गया संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामकता की जांच बच्चों आपको सावधानी पूर्वक करनी होगी। ओके, तो ये दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है क्योंकि 1,0 आर में है, 0,3 आर में है, बट 1,3 आर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे थे ना पहले 1,1, 2,2, वो आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। संक्रामक नहीं है वो तो मुझे पता है, बट कैसे संक्रामक नहीं है इससे मैंने आपको बताया ना कि आपको गलती निकालनी है तो केवल एक उदाहरण देना है, तो वो उदाहरण बच्चों आपका ये हो जाएगा। ठीक है, रिपीट करो बेटा फिर से। तो चलो बेटा फिर से रिपीट करता हूं। देखो बच्चों हमें स्वतुल्य और सममित तो हमने बता दिया, अब संक्रामक है या नहीं इसकी जांच हमें करनी है। अब यदि नहीं है तो इसके लिए आपको एक उदाहरण देना है, एक गलती निकालनी है। तो आपने दिमाग लगाया। अब पहले देखो हमने ये तो छोड़ दिए क्योंकि इन पर तो हमेशा संक्रामक रहेगा ही। जो बाकी के बचे उन पर हमने चेक किया, तो 0,1 और 1,0 पे देखा तो 0,0 हो गया, वो है। 0,1 और कुछ नहीं था। 0,3 3,0 पर देखा तो वहां पर भी हो गया। ठीक है, अब 1,0 और 0,1 पर देखा तो 1,1 आया, वो भी है। 1,0 0,3 पर देखा तो 1,3 होना चाहिए, वो नहीं था, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका
मान लीजिए कि समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं ए बी सी और एक संबंध आर इस तरीके से परिभाषित है, ठीक है। तो आपको उन क्रमित युग्मों की कम से कम संख्या लिखनी है जिनको आर में जोड़ने पर जो संबंध आर है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक बन जाए, ठीक है। तो पहले तो इस दिए गए संबंध आर को हम स्वतुल्य बनाते हैं। अब स्वतुल्य होने के लिए ए आर में होना चाहिए, बी आर में होना चाहिए और सी आर में होना चाहिए। देखो क्या आर में है, ए तो है, बी सी नहीं है, ठीक है। तो पहले मैंने आर में जोड़ा बी और सी को, तो मेरे पास R1 क्या बन गया, R1 बन गया A, B, C, A, B, ये मेरे पास बन गया, ठीक है। तो अब ये स्वतुल्य तो है, अब हमें चाहिए संक्रामक भी। तो हमें चेक करना कि संक्रामक है या नहीं है। तो इन पे तो भाई हमेशा संक्रामक रहेगा, इनको तो छोड़ो, ठीक है। अब देखो A, आर में है और A, B भी आर में है, तो इसका मतलब A, B आर में होना चाहिए। क्या वो है? बिल्कुल है। तो इस पर तो संक्रामक हो गया। B, आर में है, B, C आर में, तो B, C होना चाहिए, वो भी है, तो इस पर भी संक्रामक हो गया। इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर देखो A, B, यहां पर बच्चों मेरे पास A, B आर में है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों B, C भी आर में है। क्या है? B, C भी आर में है, ठीक है। B, C बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है। तो इसका मतलब A, C भी आर में होना चाहिए, तभी ये संबंध संक्रामक होगा। बट क्या ये आर में है? अभी तक तो नहीं था भाई आर में। देखो अभी तक क्या ये आर में था? नहीं था। तो इसका मतलब मुझे इसको भी जोड़ना पड़ेगा ताकि संबंध संक्रामक हो जाए, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास R2 बराबर हो जाएगा A, B, C, A, B, C, तो मैंने किस किस को जोड़ा? मैंने जोड़ा B, को, C, को और A, C को। तो 3 क्रमित युग्मों को बच्चों मैंने जोड़ा, तो मेरा दिया गया संबंध स्वतुल्य भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। अब आप चेक कर सकते हो कि ये संक्रामक है या नहीं। देखो A, B, C है, तो A, C होना चाहिए, वो है, ठीक है। उसके अलावा कहीं और दिक्कत देगा? नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो ये दिया गया संबंध संक्रामक है। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण। ये उदाहरण और है, इसके बाद हम फलन को आरंभ कर देंगे, ठीक है। तो उदाहरण है, मान लीजिए हमारे पास एक संबंध आर है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों इस संबंध आर को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने x बराबर 1 रखा, तो y का मान देखो कितना मिल गया मुझे? 39। x बराबर मैंने 2 रखा, तो y का मान मुझे मिल गया 37, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चों हम x और y के मान रखते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो देखो हमारे पास r क्या आ जाएगा? r मेरे पास आएगा, मैंने x का मान 1 रखा, 39 आ गया। x का मान 2 रखा, 37 आ गया। x का मान 3 रखा मैंने, तो मेरे पास 35 आ गया। x का मान 4 रखा, मेरे पास 33 आ गया। x का मान 5 रखा, मेरे पास 31 आ गया। x का मान 6 रखा, 29 आ गया। x का मान 7 रखा, 27 आ गया। x का मान 8 रखा, 25 आ गया। x का मान 9 रखा, 23 आ गया। x का मान 10 रखा,
21 आ गया। x का मान 11 रखा, 19 आ गया। ठीक है, x का मान 12 रखा, मेरे पास 17 आ गया। x का मान मैंने 13 रखा, मेरे पास 15 आ गया। x का मान 14 रखा, मेरे पास 13 आ गया। x का मान मैंने 15 रखा, मेरे पास में 11 आ गया। x का मान मैंने 16 रखा, मेरे पास 9 आ गया। x का मान मैंने 17 रखा, मेरे पास 7 आ गया। x का मान मैंने 18 रखा, मेरे पास 5 आ गया। x का मान मैंने 19 रखा, मेरे पास में 3 आ गया। x का मान मैंने 20 रखा, मेरे पास 1 आ गया। अब जैसे ही बच्चों आप x का मान 21 रखने को जाओगे तो y का मान ऋणात्मक आएगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि x और y प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर x का मान 1 से भी आरंभ किया था। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास हो जाएगा r। ये मैंने r का रोस्टर रूप लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इससे प्रांत और परिसर का आंसर देना आसान होता है। अब हमसे क्या पूछा गया? r का प्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है? प्रथम घटकों का समुच्चय। तो देखो प्रांत क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 20 तक। तो r का प्रांत होगा, प्रांत 1 2 3, ऐसे करते करते कहां तक? 20 तक। ठीक है, अब बात करते हैं परिसर की। तो देखो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर होगा द्वितीय घटकों का समुच्चय। अब द्वितीय घटक देखो क्या है? 39 37 35 33 31, कहां से? 1 से। तो 1 से लेकर 39 तक के विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे करते करते कहां तक? 39 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास परिसर। तो हमने r का प्रांत और परिसर तो लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि सत्यापित कीजिए कि क्या r स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो देखो हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं है, इसके लिए केवल एक उदाहरण देना है। केवल एक उदाहरण बच्चों पर्याप्त है। तो यहां पर देखो, क्या आपके पास कहीं 1,1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा कहीं पर भी। तो 1,1 आपके पास नहीं है। ठीक है, 1,1 बच्चों आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य तो नहीं है। ओके, अब देखो आगे देखो, सममित के लिए चेक करते हैं। यहां पर 1,39 है, क्या 39,1 कहीं पर है? नहीं है। तो देखो ये सममित भी नहीं है। यहां पर देखो 1,39 r में है, परंतु 39,1 r में नहीं है। तो ये सममित भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों संक्रामक की। संक्रामक में दिक्कत है, बट यहां पर हमें केवल एक ही उदाहरण ऐसा देखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 2,37, क्या 37 20 से है, तो 20 पे आ जाओ। 11,19 है और 19,3 है। ठीक है, देखो हमारे पास 11,19 r में है। ठीक है, और 19,3 r में है। तो इसका मतलब 11,3 भी r में होना चाहिए, बट क्या ये r में है? नहीं है। तो बच्चों ये संबंध सममित भी नहीं है। ठीक है, ये दिया गया संबंध बच्चों सममित नहीं है। ओके बच्चों, तो ये दिया गया संबंध आपका सममित नहीं है। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो ये दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही बच्चों संक्रामक है। ओके, क्लियर? समझ में आ गया प्रत्येक बच्चे को? समझ में आ गया? हाँ या ना में मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? कि कैसे ये दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों नहीं है। आ गया? बहुत अच्छे। अब बच्चों आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। समय हो गया है आपका काफी ज्यादा। मैं यहीं पे बच्चों आज के सेशन को समाप्त कर रहा हूं। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग जानेंगे फलन को। ठीक है,
फलन बच्चों मैं अगली क्लास में आरंभ करूंगा। अगली क्लास में मैं आपको फलन क्या होता है ये भी बताऊंगा, फलन का प्रांत सहप्रांत परिसर क्या होता है ये भी बताऊंगा, और फलनों के प्रकारों के बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बच्चों हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, अब एक क्विज और कर लेते हैं बच्चों। मैंने वैसे तो आपको फलन नहीं पढ़ाया है, बट मैं चेक करना चाहता हूं कि कितना आपको 11वीं क्लास का याद है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे फलन का परिसर पूछा गया है। तो आप बताइए इस फलन का परिसर क्या होगा। फलन f(x) बराबर दिया गया आपको 2 - 3x, जहां पर x बिलोंग कर रहा है R में तथा x का मान 0 से बड़ा है। इसका आपसे परिसर पूछ रहा हूं, बताइए इसका परिसर क्या होगा। मुझे पता है मैंने आपको फलन नहीं पढ़ाया है आज की क्लास में, बट मैं केवल ये चेक करना चाहता हूं कि आपको कितना याद है, सो दैट मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँ उसी के अकॉर्डिंग लूँ, है ना। चेक करना चाहता हूं कि कितने बच्चों को 11वीं क्लास का पता है या नहीं पता है। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा बच्चों मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि सर हमें प्रांत और परिसर निकालना नहीं आता है, आप प्लीज़ हमें प्रांत और परिसर निकालना सिखा दीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रांत और परिसर निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं पहले इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो f(x) बराबर दिया गया 2 - 3x। यदि बच्चों आपको याद हो तो हम फलन का परिसर ज्ञात करने के लिए इसको y के बराबर मानते थे। तो y बराबर 2 - 3x। इसके बाद हम x को y के पदों में लिखते थे, तो 3x बराबर हो जाएगा 2 - y के, तो x बराबर हो जाएगा 2 - y बटे 3 के। अब प्रश्न में कहा गया है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देता हूं, तो ये हो गया y - 2 बटे 3 <0 हो जाएगा। असमीका का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि मैं ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहा हूँ, -1 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 3 को उधर भेज देता हूँ, तो y - 2 <0 हो गया, तो y <2 हो जाएगा। इसका मतलब y का मान -अनंत से 2 के बीच में होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फलन का परिसर -अनंत से 2, अर्थात सी विकल्प बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के कि आपको फलन का प्रांत और परिसर निकालना आता है या नहीं आता। यदि आपको आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर, केवल ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। उसके पश्चात हम अगला टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, नहीं आता है, ठीक है बेटा, मैं आपको अगली क्लास में निकालना भी सिखा दूंगा। ओके, अगली क्लास में बच्चों मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा। अब आज की क्लास को बच्चों में यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है।